हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर कुनाक सिंगल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हमने देखा था, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट जो हमने थर्ड पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक ये क्वेश्चन दिया था सोल्व करने के लिए। तो जिनसे ये क्वेश्चन सोल्व हो पाया अच्छी बात है, और जिनसे नहीं हो पाया, जिनको समझ में नहीं आया कि इसमें क्या करना था, तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। इसके अंदर देखो क्या गिवन है। ये कोई भी हमारे पास शेप है, जो येलो कलर की जो मैंने शेप बना रखी है, कोई भी हमारे पास क्या है, शेप गिवन है किसी भी मेटल की, किसी भी कंडक्टर की, जिसके अंदर करंट है वो इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, और इसके जो एरिया है वो वेरी कर रहा है। यानी कि एक ट्रेपीजियम शेप का ये एक हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, जिसकी ये वाली रेडियस ए है और ये वाली रेडियस कितनी है, बी है, और उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ उसकी एल है। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना था कि इसकी रेजिस्टेंस इसकी कितनी है। हमें इसके अंदर क्या निकालना था, इसकी रजिस्टेंस कितनी है। तो अभी एक बात बताओ, इसका जो एरिया है वो एरिया कांस्टेंट तो है नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, आर क्या होता है, रो एल बाय ए। तो एक मिनट के लिए चलो भाई, एल तो हमारे पास गिवन है, ठीक है, एल हमारे पास एल है, रो भी हमारे पास रो है, ठीक है। लेकिन जो एरिया है, एरिया यहाँ पे एरिया अलग है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कितनी है, ए है। लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जो रेडियस होगी वो ए से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे एरिया अलग आएगा, यहाँ पे एरिया अलग आएगा, इधर की साइड एरिया अलग आएगा, यहाँ पे एरिया बी रेडियस की वजह से आएगा। तो यहाँ पे रियल में क्या हो रहा है, एरिया यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। हालांकि रो यानी कि रजिस्टिविटी थ्रू आउट द होल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ये तो सेम ही है, क्योंकि कंडक्टर जो यहाँ पे बना है उसी चीज़ से यहाँ पे बना है कंडक्टर। यानी कि कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल, जिस मटेरियल से कंडक्टर बना है, वो तो सेम है ना थ्रू आउट द वॉल्यूम। लेंथ उसकी चेंज हो नहीं रही, क्योंकि लेंथ उसकी कितनी है, जहाँ से स्टार्ट हुआ करंट वहाँ पे, और जहाँ पे एंड हुआ वहाँ से लेके उसकी लेंथ एल है। चेंज क्या हो रहा है, मेरा एरिया इसमें चेंज हो रहा है। तो एरिया चेंज होने की वजह से अब एक बात बताओ, मैंने क्या लिया है, जो ये बी है और ए है, इनका जो डिफरेंस है वो बहुत कम है एल के कंपेरिजन में। ये मान लो अगर ये 10 है, ठीक है, और ये मान लेते 5 है, और ये मान लेते 4 है, तो 5 माइनस 4 कितना है, 1। तो 1 एक तरीके से क्या, बहुत बहुत यानी कि वेरी स्मॉल है ना 10 के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या है, बी माइनस ए, ये बहुत ज़्यादा छोटा है एल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन हम क्या करेंगे, हम देखो इस तरीके से करेंगे कुछ सोल्यूशन। ये आप लोग देखना, ये हमारे पास क्या था, कंडक्टर था इस तरीके से कुछ, ठीक है। अभी मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं क्या करूँगा, ठीक है। ये तो मेरे पास इधर की साइड करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। ये ए रेडियस थी, ये रेडियस बी थी, इधर की साइड मेरा करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। अभी मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, किसी भी एक्स डिस्टेंस के ऊपर जाके, ठीक है, जूम मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से ये दिख जाए। मैंने क्या किया, मैंने एक्स डिस्टेंस के ऊपर जाके, एक्स डिस्टेंस के ऊपर जाके, ये मान लो मेरा एक्स डिस्टेंस है, ये इसकी लेंथ थी एल, ठीक है। एक्स डिस्टेंस के ऊपर जाके डी एस मोटाई की, यानी कि इसकी जो ये जो स्ट्रिप है, इसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस इसकी कितनी है, डी एक्स है। ये कितनी है, ये इसकी डी एक्स है, और हालांकि इसकी लेंथ कितनी है, ये एल लेंथ है एल। तो मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस के ऊपर जाके डी एक्स इसकी थिकनेस है, इस स्ट्रिप की थिकनेस है। तो थिकनेस मैंने कितनी मान ली उस स्ट्रिप की, डी एक्स थिकनेस मान ली। तो मेरे को भी जो सोल्व करना है वो किसके लिए सोल्व करना है, मेरे को इस स्ट्रिप के लिए सोल्व करना है। मैं ये मानूंगा कि ये जो स्ट्रिप है ना, मेरा बस कंडक्टर इतना सही है, ठीक है। यानी कि इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस डी एक्स है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होगी, यानी कि जो इसकी रेडियस होगी, जो इसकी रेडियस होगी इस वाले पॉइंट से, मेन पोजीशन से इसकी रेडियस कितनी होगी, आर इसकी रेडियस होगी। कोई भी जर्नल में मान रहा हूँ, यानी कि मैंने क्या माना, जो ये जो मेरा कंडक्टर है, इसकी जो थिकनेस है वो डी एक्स है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर। यानी कि मेरे को इसके लिए सोल्व करना है, क्योंकि अब इस कंडक्टर के अंदर, इस वाले कंडक्टर के अंदर मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ये जो बड़ा वाला कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर ऐसी स्ट्रिप बहुत ज़्यादा जुड़ी होगी, यानी कि इस तरीके से सारी की सारी जुड़ी हुई होगी आपस में, है ना, इस तरीके से जुड़ी हुई होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके लिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ, एक स्ट्रिप के लिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सारे के सारे को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और वो ऐड किस तरीके से करूंगा, वो मैं ऐड करूंगा एक तरीके से सीरीज के तरीके से ऐड करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला पॉइंट अगर मैं मानता हूँ पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये वाला पॉइंट मेरा किससे कनेक्टेड होगा, नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। तो सारी की सारी जो स्ट्रिप है वो किसके अंदर कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड है। इस वजह से जो मेरा सारा का सारा जो डी आ रहेगा वो एल्जेब्रिक मैं सम के अंदर स्टार्ट करूंगा। अगर ये पैरेलल के अंदर हो तो मैं क्या करता, डी आर 1/dr निकालता, और जबकि ये किस में है, सीरीज के अंदर है, तो मैं इसको डी आर निकालूंगा, ठीक है। तो मैं दोबारा से एक बार डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ मैं दूसरे पेज के ऊपर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस के ऊपर जाके एक्स मोटाई की मैंने स्ट्रिप मान ली, तो उस स्ट्रिप के लिए मैं सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ किस तरीके से हुआ देखो,
ये हमारे पास कंडक्टर था इसमें, ठीक है। ये मेरे पास स्ट्रिप थी, कितनी थी ये मेरे पास आर थी, ये आर, ये एक्स, ये डी एक्स, और ये टोटल लेंथ एल लेंथ थी। ये ए था, ये 20 की रेडियस थी। अभी रियल के अंदर देखो, अगर मैं इसको पैरेलली ड्रा करता हूँ, अगर मैं इस लाइन के पैरेलल यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो ये कितना एंगल बना रहा है, कुछ ना कुछ थीटा एंगल बना रहा है ये, ठीक है। ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये इसके रिस्पेक्ट में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है थीटा, क्योंकि इसका स्लोप कुछ ना कुछ है ना भाई, इसका स्लोप कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने कुछ इस तरीके से बांधा ये कि ये तो हो गया मेरा इस तरीके, ये ठीक है, ये मैंने कुछ एक्सिस तरीके से मान लिया मैंने, ये इसकी टोटल लेंथ एल है, ठीक है। और ये ऊपर की साइड क्या है, ऊपर की साइड देखो, ये वाली ऊपर की साइड, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये इस तरीके से ये वाली चीज़ है, ये कितना डिग्री एंगल है, ये थीटा डिग्री एंगल है कुछ ना कुछ, ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये थीटा है, ठीक है। तो ये एक तरीके क्या शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस, इसके लिए हम सोल्व करेंगे, क्योंकि इसके अंदर देखो जो एरिया इसमें क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है इसके अंदर, एरिया चेंज होने की वजह से, क्योंकि यानी कि आर भी चेंज हो रहा है और एक्स बोथ चेंज हो रहे हैं, बोथ चेंजेस, दोनों के दोनों इसमें क्या हो रहा है, चेंज, जिसकी वजह से इस छोटी सी स्ट्रिप की वजह से जो रेडियस मेरी कितनी आएगी, छोटी सी स्ट्रिप की वजह से जो छोटी सी रेडियस वो कितनी आएगी, रो, लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है इस स्ट्रिप की, डी एक्स, और एरिया, इसका एरिया कितना है, देखो इसकी रेडियस कितनी है, आर, तो एक तरीके से सर्कुलर बनाएगी ये जो स्ट्रिप है ये सर्कल बनाएगी एक तरीके से, यानी कि पाई आर स्क्वायर। और रियल के अंदर देखो एक्स भी वेरी कर रहा है, आर भी वेरी कर रहा है, क्योंकि एक्स यहाँ पे एक्स अलग है, जब इधर से कंप्लीट एक्स में जाएंगे तो एक्स एल में कन्वर्ट हो जाएगा, और आर यहाँ पे आर ए है और यहाँ पे आर कितना है, बी है। तो हमें किसी एक के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर हमें इक्वेशन चाहिए, क्या तो मैं एक्स को कन्वर्ट कर लूँ आर के अंदर, या फिर आर को मैं कन्वर्ट कर लूँ एक्स के अंदर। तो हमारे लिए जो ईजी पड़ेगा वो एक्स को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ आर के अंदर, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो मैं आर के टर्म के अंदर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आर के टर्म के अंदर लेके आने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो इस तरीके से, ये मेरे पास क्या था, ये कंडक्टर था मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास कंडक्टर था, और इस तरीके से ये तरीके पास लेंथ थी एल, और ऊपर की साइड मेरी क्या थी, रेडियस, देखो पीछे वाली के अंदर ये मेरे पास रेडियस थी ना, ये वाली रेडियस, ये देखो ये इस तरीके से माना है कि ये तो मेरा एल हो गया, ये मेरा ये एल हो गया, ये मेरे पास रेडियस हो गई, ठीक है। और ये थीटा एंगल हो गया इस तरीके से, ठीक है, यानी कि ये एल हो गया, ये रेडियस हो गई, ठीक है। और ये एंगल कितना एंगल हो गया इससे, ये थीटा डिग्री एंगल हो गया, ये थीटा डिग्री एंगल इससे बना रहा है, ठीक है। और ये कंप्लीट जो इसकी रेडियस थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी थी, ये थी बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो थी ए, ये थी ए, और ये कितनी थी बी, लेकिन बी तो यहाँ तक थी ना, तो ये वाला एरिया की ये वाली रेडियस कितनी बच गई, ये कितनी थी, अब ये देखो ये वाली चीज़, ये ए है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी ए है और ये बी है, तो ये कितनी बच गई, ये बच गई बी माइनस ए, ठीक है। ये कितनी बच गई, बी माइनस ए, ये वाली जो साइड है ये मेरी बी माइनस ए बच गई, ठीक है। और नीचे की साइड जो है लेंथ मैंने माननी है, ये जो लेंथ देखो अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये एल होगा ये लेंथ। तो इसके अंदर ये देखो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये, यानी कि ए और बी, ये लाइन क्या एक तरीके से स्ट्रेट लाइन मोशन शो कर रही है, यानी कि y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एम एक्स प्लस सी होती है, y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी। इसके अंदर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है r, ठीक है। स्लोप किस तरीके से हम लिखेंगे, b माइनस ए, यानी कि स्लोप क्या होता है एक तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो स्लोप होता है वो में कौन देता है, टेंजेंट थीटा देता है। तो टेंजेंट थीटा ये बना रहा है, तो टेंजेंट थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन सा है, b माइनस ए, और बेस के अंदर क्या है l, ठीक है। तो स्लोप की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, b माइनस ए अपॉन एल इंटू में क्या है ये x, और ये क्या है y इंटरसेप्ट, यानी कि y के ऊपर वो कहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि ये अगर कंप्लीट y है तो ये वाली जो लाइन है, मैं दूसरे पेन से शो कर रहा हूँ इसके अंदर, ये वाली जो लाइन है ये y के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, देखो ये किस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, a के ऊपर कट कर रही है, तो इसका y इंटरसेप्ट कितना आ गया, a इसका y इंटरसेप्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, जो डी आर की वैल्यू कितनी आई थी, देखो
इसको मैं और स्मॉल कर देता हूँ ताकि एक ही पेज के ऊपर सब पूछा जाए। हमारे पास जो वैल्यू आई थी डी आर की वो आई थी रो छोटी सी लेंथ डी एक्स और पाई आर स्क्वायर ये आई थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरे पास आर की वैल्यू तो ये आ गई, मैं क्या कर रहा हूँ इस वाले केस के अंदर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ आर का, ठीक है। जब मैं आर का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा, ये तो भाई कांस्टेंट है ना, बी ए और एल ये तो कांस्टेंट है, बी ए एल ये कांस्टेंट है। चेंज क्या क्या हो रहा है, आर और एक्स क्या हो रहे हैं, ये चेंज हो रही है, यानी कि ये क्या है वेरिएबल, और हमेशा डिफरेंशिएशन उसका ही होता है जो वेरिएबल हो, जो चेंज होता रहता है। तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो ये बाहर जाएगा इस तरीके से, है ना। डिफरेंशिएशन इसका आएगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। अब इस वाले केस के अंदर मेरे को डी एक्स है, ये डी आर तो कैपिटल है और ये डी आर इस छोटी सी स्ट्रिप का है, तो मेरे को डी एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो डी एक्स की वैल्यू जो मैं निकालूंगा तो मेरे पास डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ एल बाय बी माइनस ए इंटू में डी आर। तो ये जो डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आई, ये वाली जो डी एक्स की वैल्यू आई, ये मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया एक एक चीज़। अब मैं जब पुट करूँगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, देखो डी आर मेरे पास क्या आया था, देखो पहले तो ये पता, इधर मैं दोबारा लिख रहा हूँ बी माइनस ए अपॉन एल डी एक्स प्लस 0 ये आ गया था। तो डी एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आई थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एल ये मेरे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई थी। लेकिन मेरे को डी आर की वैल्यू चाहिए, डी आर मेरे पास क्या आया था, देखो रो डी एक्स पाई आर स्क्वायर। अब ये जो डी आर है ये तो केवल एक ही स्ट्रिप का है, लेकिन मेरे को कितनी स्ट्रिप है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिप है, यानी कि जब मैं स्टार्ट नहीं करूँगा तो मेरी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 0। लेकिन कंप्लीट जब मैं लेंथ तक ट्रैवल कर दूंगा तो मेरी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर रेजिस्टेंस। यानी कि कंप्लीट रेजिस्टेंस के लिए मेरे को इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सॉरी इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, ये एक तरीके से खड़ा सांप लगाता हूँ, इंटीग्रेशन छोटी छोटी स्टेप को जोड़ती है, यानी कि 0 से लेकर आर तक मैंने इसकी लगा दी लिमिट। इसी तरीके से डी एक्स की वैल्यू जब मैं इसके अंदर पुट करूँगा पाई, ये इस तरीके से डी एक्स की वैल्यू कितनी है, एल बी माइनस ए इंटू डी आर। इसी तरीके से जो डी आर थी ये क्या थी, रेडियस थी, तो रेडियस शुरू में क्या थी, इस तरीके से था ना, ये इस तरीके से इसकी रेडियस ए थी और इसकी रेडियस कितनी थी, बी, और ये बीच में हमने कहीं पे माना था इसकी रेडियस आर थी। तो आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, इसके लिए आर वेरी कर रही है ए से लेके बी तक। तो बड़ी वाली रेडियस कितनी है, बी, और छोटी वाली रेडियस कितनी है, ए। तो कहाँ से स्टार्ट हुई, वो ए से स्टार्ट हुई, कहाँ तक गई, वो बी तक गई, यानी कि लोअर लिमिट क्या है ए और अपर लिमिट क्या है बी। तो जब छोटी छोटी स्टेप को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, वो देखो यहाँ से मेरे पास कंप्लीट आ जाएगा आर, ये क्या है कांस्टेंट, ये सारा का सारा रो पाई, ठीक है, एल बी ए, ये क्या है सारा का सारा कांस्टेंट है, क्योंकि आर वेरी कर रहा है तो आर को हम आर का इंटीग्रेशन करेंगे और सब चीज़ मैं क्या रखूँगा, बाहर रखूँगा, ठीक है। जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा बाहर और जो आर मेरा वेरिएबल है वो अंदर रहेगा, यानी कि रो पाई एल ये, ठीक है। अब 1 बाय आर स्क्वायर डी आर ये बच गया अंदर, ठीक है, ए से लेके बी। अब 1 बाय आर स्क्वायर का, यानी कि इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है, 1 बाय आर स्क्वायर डी आर का, तो आर माइनस 2, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, क्योंकि मैंने पावर ऊपर ले गया तो माइनस क्या हो गया, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर को ऐड कर दो और जो पावर आई उससे डिवाइड कर दो, पावर एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 + 1 अपॉन ये -1, क्योंकि -2 + 1 करेंगे तो -1 ही आएगा, यानी कि क्या आएगा इंटीग्रेशन, ये किसका आएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -1 बाय आर। ये तो तब आई जब इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं थी, लेकिन इसके ऊपर क्या है, लिमिट है। लिमिट क्या है, देखो ये देखो लिमिट इसकी है ए से लेके बी, तो ऊपर वाली लिमिट लिखेंगे माइनस नीचे वाली लिमिट, यानी कि माइनस को अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो 1 माइनस बी -1 बाय ए, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली क्या है, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ए माइनस बी अपॉन ए बी, और बाहर क्या है मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बी माइनस ए अपॉन ए बी, बी माइनस ए अपॉन ए बी, यानी कि टोटल इसकी जो वैल्यू आई, इस वाली टर्म की जो वैल्यू आई वो मेरे पास क्या आई, बी माइनस ए अपॉन ए बी, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आई, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कंप्लीट इसकी, आर इक्वल टू में क्या है, रो पाई एल बी माइनस ए, और इसकी कंप्लीट की वैल्यू क्या आई, बी माइनस ए अपॉन ए बी। तो बी माइनस ए कैंसिल हो गया आपस के अंदर, तो मेरे पास जो टोटल आर की वैल्यू जो आई उस कंडक्टर के लिए जो मेरे रेजिस्टेंस बना, वो रेजिस्टेंस कितना बना, देखो आर इज इक्वल टू में रो एल पाई
ए बी। ये मेरे पास रेजिस्टेंस आई, किसकी रेजिस्टेंस आई, जब मेरे पास कुछ इस ट्रेपिजियल शेप के अंदर जब मेरे पास कोई भी कंडक्टर गिवन होगा और उसका जो करंट फ्लो इस डायरेक्शन के अंदर होगा। ये इसकी रेडियस है ए और बी, और जो मेरा करंट है वो इस डायरेक्शन के अंदर मेरा करंट फ्लो कर रहा है। तो इसकी रेजिस्टेंस आएगी रो एल पाई ए बी। ठीक है। अब जो अगला हमारा जो क्वेश्चन था, अगला जो हमने उसके अंदर टॉपिक पढ़ा था पार्ट 3 के अंदर, वो हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसके अंदर तो देखो हमने एरिया का पढ़ लिया, लेंथ का पढ़ लिया, लेकिन अब हमें पढ़ना है टेम्परेचर के साथ में भी पढ़ना है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास ये कंडक्टर है, 2 कंडक्टर एक्चुअली। ठीक है। इस तरीके से आपस में ये कंडक्टर जुड़े हुए हैं। ठीक है। दोनों का एरिया कितना है, इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया क्या है, ए है। इसकी भी लेंथ एल है और इसकी भी लेंथ कितनी है, मतलब कि एल दोनों का सेम है, एरिया दोनों का सेम है, लेकिन मटेरियल क्या दोनों का अलग अलग है। ठीक है। मटेरियल अलग होगा तो उसकी रजिस्टिविटी अलग होगी। ठीक है। इसी तरीके से उसका थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस वो भी अलग होगा। तो रो 1 रो 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। ठीक है। यानी कि इसके मटेरियल क्या है, अलग है। ये ए है कोई भी हमारे पास, ये मेरे पास क्या है बी, 2 कंडक्टर है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है। इनके अंदर क्या है कि इनका जो मटेरियल है वो दोनों का मटेरियल क्या है, अलग। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द रिलेशन। मैं आराम से बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा लिख रहा है या फिर कोई भी समझ रहा है, XYZ पर्सन कोई भी इस क्वेश्चन को समझ रहा है, तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या, आराम से बोल रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रो 1 रो 2 अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। यानी कि रिलेशन हमें निकालना है किस किस के बीच में, रो 1 रो 2 अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, इनके बीच का रिलेशन निकालना है, सच दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस आर आए, टोटल रेजिस्टेंस जो इस सिस्टम की आए आर, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ना करे, यानी कि वो इंडिपेंडेंट रहे। कुछ ऐसा रिजल्ट निकल के आए मेरे पास, इनका मेरे पास कुछ ऐसा रिलेशन निकल के आए जिसके अंदर टेम्परेचर हमें गिवन ना हो या टेम्परेचर की टर्म हमें उसके अंदर दिखाई ना दे, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर वो इंडिपेंडेंट है। तो एक बात बताओ, कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट कब रहेगी, जब उसके अंदर चेंज होगा ही नहीं। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने आपको 5 रुपये दिए, फिर मैं बोल रहा हूँ 5 रुपये मैंने ले लिए, तो मैंने जितने दिए उतने ही मैंने रुपए ले लिए, यानी कि इनिशियल जो मैंने आपको दिया फाइनल भी मैंने उतना लिया। तभी तो आपके पास पहले भी 0 थे, बाद में भी 0 थे। अगर मैं ऐसा करता कि 5 रुपये आपको दे देता, फिर 4 रुपये लेता, तो आपके पास कितने रुपये बचते, 1 रुपये बचते, है ना। इसी तरीके से मान लो मैं 5 रुपये आपको देता, 6 रुपये मैं आपसे ले लेता, तो आपको 1 रुपये का कर्ज हो जाता, है ना। तो लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आपके पास 0 रुपये हैं मेरे देने और लेने के बाद, तो आप लोग क्या समझोगे कि जितने मैंने दिए आपको रुपए, उतने ही मैंने रुपए ले लिए। तो इस वाली कंडीशन के अंदर भी क्या है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं है मेरी ये सिचुएशन, यानी कि जितनी रेजिस्टेंस मेरी पहले थी, टेम्परेचर चेंज हुआ घटा बढ़ा मेरे को नहीं पता, टेम्परेचर ज़्यादा कम होने के बाद भी रेजिस्टेंस मेरी वो की वो रही, यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस मेरी और फाइनल रेजिस्टेंस आपस में क्या है, दोनों की दोनों सेम है। ठीक है। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन करें, मिनिमाइज कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन थी। तो कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, इनिशियल जो रेजिस्टेंस थी मेरी वो किसके बराबर होगी, इनिशियल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस। राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करना। इनिशियल रेजिस्टेंस जो मेरी होगी वो फाइनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। तो अभी एक बात बताओ, इसकी जो रेजिस्टेंस थी, यानी कि इसके अंदर शुरू में क्या है, ये अलग अलग रेजिस्टेंस है एक तरीके से। तो शुरू में जो रेजिस्टेंस थी वो हमने टेम्परेचर के ऊपर कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाला। तो जब तक मैं टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट नहीं डाला, यानी कि एक बात समझो, जब तक हमने टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ा था कंडक्टर के ऊपर, तो हम रेजिस्टेंस को किस तरीके से लिखते थे, सिंपली इस तरीके से लिखते थे। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा, तो हमने क्या लिखना स्टार्ट कर दिया, आर फाइनल हमारी क्या होती थी, आर ओरिजिनल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, यानी कि ये तो हो गया टेम्परेचर की वजह से, और ये हो गया हमारा सिंपल विदाउट टेम्परेचर। तो इनिशियल रेजिस्टेंस यानी कि टेम्परेचर का उसके अंदर शुरू में कोई भी हमने उसके ऊपर टेम्परेचर की कार्रवाई नहीं की। तो जब हमने टेम्परेचर को उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाला, तो इनिशियल रेजिस्टेंस तो हम सिंपल फॉर्म के अंदर लिखेंगे, यानी कि रो 1 एल और ए, ठीक, क्योंकि ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, एल और ए तो कांस्टेंट है। इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए रो 2 एल अपॉन ए 2,
सॉरी ए। अब फाइनल रेजिस्टेंस के अंदर देखो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसके लिए भी टेम्परेचर अलग हो, इसके लिए, ठीक है, और इसके लिए, दोनों के लिए अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या शो करेगा, थर्मल रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, तो पहले के लिए मैं लिख रहा हूँ रो 1, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, मैंने आपको बताया था ये रो एल ए 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो पहले के लिए रो 1 एल ए 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे के लिए रो 2 एल ए, क्योंकि एल और ए तो सेम ही है, 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। अब डेल्टा टी मैंने दोनों जगह क्यों सेम लिया है, क्योंकि पूरा अगर मेरे पास एक कंडक्टर है तो मैं दोनों के अंदर सेम टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, अलग अलग टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहा। तो दोनों को मैंने दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, इनिशियल रेजिस्टेंस है ना, फाइनल रेजिस्टेंस को। अभी एक बात बताओ, इसके अंदर वो कौन सी टर्म है जो हमारी दोनों के दोनों तरफ सेम आ रही है। अगर मैं इसको देखूँ खोल के दूसरी स्लाइड के अंदर मैं लिखता हूँ उसको, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली हमारे क्या थी, रो 1 एल अपॉन ए प्लस रो 2 एल अपॉन ए। इसी तरीके से दूसरी साइड में रो 1, ये मैं, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखते चलना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है किस तरीके से लिख रहा हूँ मैं। अभी देखो वो कौन कौन सी चीज़ें आपस में जो हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है। देखो रो एल इधर से अगर मैं कॉमन लूँगा और कंप्लीट में रो बाई एल अगर मैं कॉमन लूँगा तो रो बाई एल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो क्या बचेगा वो इस तरीके से बचेगा, कुछ या कुछ इस तरीके से क्वांटिटी बचेगी। ठीक है, ये इधर से ले लिया मैंने, और इधर से जब मैं ये लूँगा तो क्या आएगा, रो 1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस रो 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। अब ये देखो ये एक जैसे होंगे, तो ये जो कंप्लीट इधर की साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का आने की वजह से ये हो गया आपस में कैंसिल। तो मेरे पास रिलेशन क्या आया, रो 1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस रो 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो 0 आने का मतलब क्या है, टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट होना, यानी कि रो हमारा ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो रजिस्टिविटी होती है, तो रजिस्टिविटी कभी भी 0 होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है रजिस्टिविटी का, क्या होता था, हमने क्या पढ़ा था, 2ml, ये वाला पढ़ा था ना, 2ml अपॉन एन स्क्वायर, इस तरीके से कुछ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। रेजिस्टेंस का हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। लेकिन जो रजिस्टिविटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब इसके अंदर देखो ना मास 0 हो सकता, ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में 0 हो सकते, ना चार्ज ऑन किसी भी कंडक्टर के ऊपर 0 हो सकते, ना उसका टाइम, यानी कि जब उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, उसके अंदर जब हम चेंज कर रहे हैं हीट, उसको कोई भी एनर्जी दे रहे हैं, तो वो टकराएगा, और टकराएगा तो उसका कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा ही, भले ही वो 0 बहुत कम ले, लेकिन लेगा तो सही ना कुछ ना कुछ। इसी तरीके से जो रजिस्टिविटी है वो मेरी 0 नहीं होगी। इसी तरीके से अल्फा, जो मैंने आपको बताया थर्मल रजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, भले ही उसकी जो वैल्यू 10 की पावर -2 10 की पावर -3 के अंदर आती हो, लेकिन 0 तो नहीं है ना। तो इसी तरीके से ये भी 0 नहीं होगी। लेकिन टेम्परेचर है, मेरा टेम्परेचर 0 हो सकता है भाई। टेम्परेचर किस तरीके से 0 हो सकता है, मान लो 40 डिग्री के ऊपर मैंने किया, 40 डिग्री रूम टेम्परेचर था, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, इसको जब मैंने टेम्परेचर दिया तो 41 डिग्री के ऊपर मैंने टेम्परेचर दे दिया, ठीक है। जब मैंने 41 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर कर दिया तो लास्ट के अंदर जाके जब ये आइडियली रखा रहा तो उसका रूम टेम्परेचर में कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। तो जब 40 डिग्री हो गया तो रियल के अंदर आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो कुल मिला के देखो बात क्या है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई 40 डिग्री एंड 41 डिग्री। हालांकि होता क्या है रियल के अंदर, जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो एज कम्पेयर टू इसकी जो वैल्यू होती है इनके कंपेरिजन में होती है, वो टेम्परेचर की वैल्यू कम आती है, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू आती है कम। इस वजह से डेल्टा टी को हमने क्या मान लिया, 0, क्योंकि लास्ट में हमें यही फाइंड आउट करना था, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये किसकी टर्म में नहीं आना चाहिए था, ये टेम्परेचर की टर्म में नहीं आना चाहिए था, और हमें इसको ही प्रूव करना था। यानी कि अल्फ़ा 1 रो 1 डेल्टा टी प्लस रो 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए था टेम्परेचर के, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि रो 1 रो 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए चेंज इन टेम्परेचर के। तो इंडिपेंडेंट चेंज इन टेम्परेचर कब होगा, जब टेम्परेचर मेरा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा।
जब टेम्परेचर मेरा 0 को इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू थी किसके इक्वल थी, 0 के इक्वल थी, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि ये देखो दोनों साइड में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन जब आ जाएगा, और इसको अच्छे तरीके से समझ लो भाई, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो दोनों साइड से इसको क्या ले लो, कॉमन ले लो। जब कॉमन ले लोगे तो ये एक तरीके से इक्वल, इसके इक्वल 0 आ गया, ठीक है। अब अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ये इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया, दोनों की जो इक्वेशन थी ये इस तरीके से लिखी। अब रियल के अंदर एक बात बताओ, ये कभी 0 हो नहीं सकते, टेम्परेचर तो 0 हो गया, मैंने आपको समझाया, क्योंकि अल्फ़ा 1 कि 0 नहीं हो सकता, थर्मल रेजिस्टेंस जो आता है कोफिशिएंट थर्मल रेजिस्टेंस वो 0 नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो रो रजिस्टिविटी वो भी 0 नहीं हो सकता। तो रियल के अंदर जो 0 है वो क्या कौन कर रहा है, 0, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ 5, 5 और इधर कोई एक x ऐसी वैल्यू है जिसकी वजह से इधर 0 आ रहा है, लेकिन इधर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर 5 + x तो 0 नहीं आ सकता, ठीक है, यानी कि +x 0 जो x की वैल्यू 0 आ सकती है, लेकिन वो x की वैल्यू 0 कब आएगी, जब वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना। इसी तरीके से इस वाले केस के अंदर है, हमें नहीं पता कि इनमें से जब ये 0 आ रही है, ऐड करने के बावजूद भी जब कोई चीज़ 0 आए तो इसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, यानी कि x + -x ये 0, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक x तो पॉजिटिव और एक x कैसा है, किसका है, नेगेटिव। इसी तरीके से जो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, रो 1, रो 2, इनमें से कोई एक ऐसी टर्म है जो पॉजिटिव और एक टर्म ऐसी है नेगेटिव है। तो अब एक बात आप लोग ध्यान बताओ, जब मैंने आपको बताया था, जब टेम्परेचर इफेक्ट जब हमने पढ़ा था, तो टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से हमने ये भी पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर जो अल्फ़ा होता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव, यानी कि कंडक्टर के अंदर अल्फ़ा कैसा होता है, पॉजिटिव, और सेमी कंडक्टर के अंदर जो अल्फ़ा होता है नेगेटिव। तो इससे ये बात क्लियर हो गई ना, ये इस तरीके से देखो, इससे हमारे पास ये बात क्लियर हो गई कि देखो ये इसकी वैल्यू तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि एक तरीके से क्या है, ये तो एक तरीके से प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अल्फ़ा और ये गामा 1, गामा 2 ये तो नेगेटिव हो नहीं सकते, तो नेगेटिव कौन है, आइदर अल्फ़ा 1 नेगेटिव है और अल्फ़ा 2 क्या है, नेगेटिव है। जब इनमें से कोई भी एक नेगेटिव होगा और कोई भी एक पॉजिटिव होगा तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा ये चीज़ें, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि इसमें एक तो कंडक्टर है और एक क्या है, सेमी कंडक्टर है, ठीक है। यानी कि अगर ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तभी तो हमारे पास 0 का 0 होगा, सारा का सारा जो सिस्टम होगा वो सारा का सारा 0 होगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हमने इसके अंदर क्या पढ़ा कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, एक इसके अंदर कंडक्टर जोड़ा है हमने, ठीक है, और एक हमने इसके अंदर क्या जोड़ा है, सेमी कंडक्टर, यानी कि एक तरफ कंडक्टर मैंने जोड़ दिया और एक तरफ मैंने इसके अंदर क्या जोड़ दिया, सेमी कंडक्टर जोड़ दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं हुआ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो मैं इंडिया के अंदर रह के कोई एक ऐसा वायर बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने कनेक्शन कर दिया, यानी कि उस वायर को मैंने इस तरीके से बना दिया कि उसमें सेमी कंडक्टर भी और कंडक्टर भी है, मैंने वो वायर बनाया कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर के कम्बिनेशन से, और मैंने उसको किसी ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ पे टेम्परेचर हमारे इंडिया के कंपैरिजन में क्या तो बहुत ज़्यादा ठंडा है या बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है या घट रहा है उसकी वजह से जो मेरा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं केवल कंडक्टर का ही रेजिस्टेंस बनाता तो मेरा जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ जाती, और अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ जाती तो रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाता, बढ़ जाता, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेरा क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाता है। लेकिन जो सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, अगर मैं सेमी कंडक्टर का वायर बनाता और टेम्परेचर अगर बढ़ जाता तो रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाता, कम हो जाता। तो उसके अंदर हमारी जो वायर थी उसका रेजिस्टेंस बढ़ने घटने की वजह से जो करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो भी हमारा कम या ज़्यादा हो जाता। तो इस वजह से इस वायर को मैंने ऐसा बना दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर और सेमी कंडक्टर से मैंने ऐसा बना दिया कि ये चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाए, अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मेरे पास नेट चेंज होगा, नेट चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वो कितना होगा, 0। यानी कि रियल के अंदर जो इंडिया के अंदर अगर उसकी मान लो वैल्यू 40 ओम थी तो किसी दूसरे देश में जाने के बावजूद भी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 ओम। हालांकि ये 40 ओम इतनी एग्जैक्ट 40 ओम नहीं होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी कि रजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी कर जाए, ठीक है। तो इसका मतलब हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो द रजिस्टेंस विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, अब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस था वो टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट था, हमें इस तरीके से की रेजिस्टेंस बनाई है जो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट था। यानी कि दीज आर मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ कंडक्टर, यानी कि क्या तो मैंने एक को कंडक्टर बनाया या फिर
सेमीकंडक्टर बनाया, ठीक है। या फिर एलॉय, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मोर देन टू मेटल्स। तो उसके अंदर हमने एक कंडक्टर ले लिया, एक सेमीकंडक्टर ले लिया, यानी कि मैंने एक ऐसा वायर बना दिया जो सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के मिक्सचर से बनाया, जिसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा। तो चाहे उसको दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर यूज़ कर लो, उसके ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। तो जितनी वैल्यू अगर वो इंडिया के अंदर शो कर रहा है, उसके थोड़ी ही आसपास में वैल्यू शो करेगा, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि ओवरऑल जो रजिस्टेंस है मेरा वो क्या रहा, कॉन्स्टेंट रहा, ठीक है। यानी कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस अगर इसके अंदर मेरी बढ़ रही है तो सेमी कंडक्टर की मेरी रेजिस्टेंस इसके अंदर कम होगी। तो ओवरऑल यानी कि 5 मैंने बढ़ाए और 5 ही मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ओवरऑल चेंज कितना हुआ, ओवरऑल चेंज मेरा 0 हुआ। तो यही वाला केस इसके अंदर हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर आ गई होगी। मेरी वीडियो थोड़ी एक एक दो दिन के गैप में इसलिए आ रही है क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने का। बाकी ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, अच्छी चीज़ है, इसको अच्छे से समझना कि मैंने इसको क्या समझा। 2 चीज़ें मैंने आपको कराई है आज, ठीक है। रेजिस्टेंस जो वेरी कर रही है लेंथ और एरिया के साथ में, ट्रेपेजियम शेप वाला वायर, और इसी तरीके से रेजिस्टेंस जो मेरा चेंज कर रहा है टेम्परेचर के साथ में, ठीक है। यानी कि इंडिया के अंदर अगर हम वायर की डिज़ाइनिंग करते हैं, रेजिस्टेंस की डिज़ाइनिंग करते हैं, तो वो किस तरीके से डिज़ाइन करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बने रहिएगा इसी तरीके के साथ में, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।